अमराई गांव का नाम सुनते ही आंखों के सामने हरियाली की एक तस्वीर उभरती थी। मई का महीना था, जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। सूरज की किरणें जब सुबह सुबह आम के पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ती, तो लगता जैसे प्रकृति ने सोने की चादर बिछा दी हो। रमेश इस गांव का एक साधारण किसान था। उसका घर गांव के एक छोर पर था, ठीक उस बगीचे के पास जो उसकी जिंदगी का आधार था। सुबह होते ही वह अपने 12 साल के बेटे छोटू को साथ लेकर बगीचे में चला जाता। वह पेड़ों के नीचे दौड़ता, कच्चे आम गिनता और चिल्लाता, बाबा, इस बार तो बाजार में धूम मच जाएगी। रमेश को अनुभव था। उसने अपने 30 साल के जीवन में कई बार मौसम की मार देखी थी, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग सा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपनी पत्नी सुशीला से कहा, सुशीला, इस बार मौसम कुछ ठीक नहीं लगा, कुछ अनहोनी की खबर ला रहे हूँ। अरे तुम भी ना, हर साल यही कहते हो। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। आम का मौसम सिर्फ फल लाने का समय नहीं है, बल्कि एक ऐसा इम्तिहान है जो हर साल उसे प्रकृति के सामने ला खड़ा करता है। गांव की पंचायत का मुखिया रामलाल था, जो उम्र में तो बूढ़ा था, लेकिन जोश में अभी भी जवान। अक्सर गांव वालों को इकट्ठा करके कहता, देखो, ये आम हमारे गांव का गहना है, इन्हें संभालो। छोटू को अम्मा की कहानियाँ बहुत पसंद थीं। वह अक्सर उनके पास बैठता और पूछता, अम्मा, तूफान इतना बुरा क्यों होता है? प्रकृति का तरीका है हमें सिखाने का। जो टूट जाता है उसे फिर से बनाना पड़ता है। एक दिन दोपहर में रमेश अपने बगीचे में था, जब आसमान में बादल घिरने लगे। हवा तेज हो चली थी। गांव के कुत्ते भौंकने लगे और पक्षी अपने घोंसलों में छिप गए। रमेश ने छोटू को आवाज दी, छोटू, घर चल। रात को भयंकर तूफान आने वाला है। रामलाल ने पंचायत भवन में सबको बुलाया और कहा, सब लोग अपने अपने घर संभाल लो, खिड़कियां बंद करो, जो होगा उसे बाद में देख लेंगे। रमेश का मन बेचैन था। उसने सुशीला से कहा, मैं बगीचे में जाकर कुछ टहनियों को रस्सी से बांध दूं। जान से बढ़कर कुछ नहीं, रहने दे। लेकिन रमेश नहीं माना। वह रात होने से पहले बगीचे गया, कुछ पेड़ों के नीचे मिट्टी का ढेर लगाया ताकि उनकी जड़ें मजबूत रहें। लेकिन वह जानता था कि यह सब तूफान के सामने नाकाफी है। रमेश, चिंता मत कर, जो होगा अच्छा ही होगा। रमेश ने सिर्फ सिर हिलाया और घर की ओर बढ़ गया। 9 बजे के आसपास तूफान ने दस्तक दी। हवा ऐसी चल रही थी मानो आसमान फट गया हो। पेड़ झुक रहे थे, टहनियां टूट रही थीं। रमेश अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन अंधेरा और बारिश का पानी सब कुछ धुंधला कर रहा था। छोटू डर के मारे सुशीला के बगल में सो गया। उसका दिल बार बार कह रहा था, मेरा बगीचा, मेरे आम। वह जानता था कि इस तूफान में कुछ तो टूटेगा, लेकिन कितना, यह सोचकर ही उसका दिल बैठ रहा था। पेड़ों के गिरने की आवाज और कभी बारिश की रफ्तार, सब कुछ मिलकर एक डरावना माहौल बना रहे थे। गांव के बाकी लोग भी अपने अपने घरों में दुबके थे। बाबा, क्या हमारा बगीचा बच जाएगा? बेटा, कोशिश तो पूरी की है, अब जो होगा उसे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन उसके शब्दों में वह आत्मविश्वास नहीं था। सुबह जब तूफान थमा तो गांव में सन्नाटा पसरा था। रमेश सबसे पहले अपने बगीचे की ओर दौड़ा। बगीचे में पहुंचा तो जो देखा उसे उसकी आंखें भर आईं। आधे से ज्यादा पेड़ों की टहनियां टूट चुकी थीं और जमीन पर कच्चे आम बिखरे पड़े। वहीं बैठ गया। सुशीला और छोटू भी पीछे पीछे आए। अपने पिता को उदास देखकर कहा, बाबा, रो मत, हम फिर से मेहनत करेंगे। लेकिन रमेश का मन टूट चुका था। उस गांव के बाकी लोग भी अपने अपने बगीचों का मुआयना करने निकले थे। रामलाल ने गांव वालों को पंचायत भवन में बुलाया और कहा, देखो, यह मुसीबत हम सबकी है, अकेले कोई नहीं लड़ेगा। लोगों के चेहरों पर उदासी थी। उसी दिन दोपहर को गांव में एक कार आई। उसमें से एक युवा लड़की उतरी, जिसका नाम था माया। गांवों में मदद करने का काम करती थी। उसके साथ 2 और लोग थे जो शहर से आए थे। माया ने रामलाल से मुलाकात की और गांव का हाल जाना। उदास नजरों से बिखरे हुए आमों को देख रहा था। माया ने उससे कहा, रमेश जी, मैं आपका दुख समझती हूँ, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ये कच्चे आम अब बाजार में कोई नहीं खरीदेगा। कच्चे आम की अपनी कीमत होती है,
इनसे अचार बन सकता है, चटनी बन सकती है। अगर हम मिलकर काम करें तो आपका नुकसान कम हो सकता है। माया की बात में दम था। रमेश को थोड़ी उम्मीद जगी। उसने सुशीला से बात की। माया ने सबको समझाया कि कैसे कच्चे आमों को इकट्ठा करके अचार और चटनी बनाई जा सकती है। उसने शहर में अपने दोस्तों से बात करने का वादा किया। अगले दिन से गांव में एक नई हलचल शुरू हो गई। आम बीनता, कोई उन्हें धोता तो कोई मसाले तैयार करता। रमेश ने अपने घर को अचार बनाने का केंद्र बना लिया। शुरुआत में कुछ दिक्कतें आईं। मसालों की कमी हो गई तो माया ने शहर से मंगवाए। डिब्बों की जरूरत पड़ी तो रामलाल ने पास के कस्बे से इंतजाम किया। गांव की सड़कें तूफान की वजह से खराब हो चुकी थीं और शहर तक माल ले जाना आसान नहीं था। माया ने अपने दोस्तों की मदद से एक छोटा सा ट्रक मंगवाया। माया के दोस्तों ने अचार और चटनी को दुकानों में बेचना शुरू किया। शुरुआत में बिक्री धीमी थी, लेकिन जल्दी ही लोगों को स्वाद पसंद आने लगा। रमेश को जब पहली बार पैसे मिले तो उसकी आंखें भर आईं। उसने माया से कहा, बेटी, तुमने मेरा घर बचा लिया। अचार और चटनी का कारोबार बढ़ता गया और गांव वालों ने इसे अपना लिया। रामलाल ने सुझाव दिया कि गांव में एक छोटा सा गोदाम बनाया जाए और सामाजिक संगठनों से संपर्क किया और गांव को और मदद मिलने लगी। रमेश का बगीचा भले ही पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। छोटू अब स्कूल जाने के बाद सीधे अचार बनाने में मदद करने लगता। वह कहता, बाबा, मैं बड़ा होकर ऐसा ही काम करूँगा। माया ने गांव में कुछ और समय बिताया। उसने गांव वालों को तूफान से बचने के नए तरीके सिखाए और बारिश के पानी को संग्रह करने के लिए छोटे तालाब बनाना। उसकी विदाई के दिन गांव में एक छोटा सा समारोह हुआ। बेटी, यह तुम्हारे लिए। जब भी खाओगी अमराई को याद करना। बेटा, जिंदगी भी आम के पेड़ जैसी है। कभी टहनियां टूटती हैं, कभी फल बिखर जाते हैं, लेकिन अगर मेहनत करो तो हर मौसम में कुछ न कुछ जरूर मिलता है।